नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका समीर बंसल आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग घर पे स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो हमने डेफिनेट इंटीग्रल का लास्ट लेक्चर जहाँ पे छोड़ा था, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सैटिस्फाइंग एन इंटीग्रल इक्वेशन। और अब हमारे सिर्फ 2-3 आर्टिकल रहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के चैप्टर में, लिमिट ऑफ अ सम, एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, रिडक्शन फार्मूला। तो आज के लेक्चर में मैं ये जो 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उस पर सवाल लेते हुए चैप्टर को फिनिश करूंगा। बट जहाँ पे मैंने लास्ट लेक्चर छोड़ा था उस पर एक आध सवाल आपको और कराता हूँ, हाउ टू फाइंड अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सैटिस्फाइंग एन इंटीग्रल इक्वेशन। इसमें कई बार कुछ ऐसे सवाल हमारे सामने आते हैं जब हमें समझ में ही नहीं आता कि फंक्शन निकालें कैसे। जैसे कि किसी ने लिखा let f be a differentiable function let f be a differentiable function such that let f be a differentiable function such that integral 0 to 3 fx into x minus fx dx is equal to 9/4. Let f be a differentiable function such that this is equal to 9/4. Then we have to find f of x. Let f be a differentiable function. अब ना तो कोई लेबनिज़ रूल इसमें लग रहा है, ना ही लिमिट 0 to x है। तो बेटा गौर से इस प्रोफाइल को अगर अपन देखें तो यहाँ पे आपको जैसे ही fx को अंदर ले जाओगे तो fx में एक क्वाड्रेटिक लिखी हुई है आपके सामने। तो जब इस तरह के सवाल आए जहाँ पे f में क्वाड्रेटिक अंदर लिखी होती है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बना के प्रोसीड करते हैं। क्या मतलब है परफेक्ट स्क्वायर बना के प्रोसीड करते हैं? देखें, इसको हम लिख सकते हैं जैसे इंटीग्रल 0 to 3, this is written as minus times f square x plus x fx dx is equal to 9/4. माइनस साइन बाहर निकाल लें, ये लिखा हुआ है माइनस इससे और इस माइनस को यहाँ पे ले, ये चीज ऐसी लिखी हुई है। अब इस पूरी चीज को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें। क्या मतलब है परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें? ये लिखा है f of x माइनस x/2 का होल स्क्वायर। तो एक्स्ट्रा टर्म आ गया प्लस x²/4, तो माइनस x²/4 करना पड़ेगा। तो दिस dx माइनस इंटीग्रल 0 to 3 x²/4 dx इज इक्वल टू माइनस 9/4। अब अगर ये वाला फैक्टर इससे नहीं कटे तो समझ जाना आपने कुछ गलती करी है। इसका इंटीग्रल क्या है बेटा? x³/3 मतलब x³/12। अपर लिमिट करेंगे तो आ जाएगा 27/12। 27/12 would mean 9/4। तो क्लियरली ये वाला इंटीग्रल इस पहले से कटते नजर आ रहा है। तो व्हाट वी विल गेट इज इंटीग्रल 0 to 3 fx minus x/2 का होल स्क्वायर dx, दिस इज इक्वल टू 0। कितनी अच्छी चीज आ गई बेटा। इंटीग्रल a to b सम परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये चीज पॉसिबल कब है? जब ये फैक्टर 0 हो जाए। इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाए? x/2। तो हमारे सामने फंक्शन क्या निकल के आ गया। तो ये प्रोफाइल अभी तक आईटी में अनटच्ड है, अभी तक नहीं पूछी गई है। अब बच्चों को समझ में भी नहीं आता कि यहाँ पे fx निकालें कैसे, पता ही नहीं होता, पढ़ा ही नहीं होता। तो जब भी बेटा f में क्वाड्रेटिक देखो तो इस तरह से प्रोसीड किया जाता है। I hope things are clear to you.
चलिए लिमिट ऑफ सम पे सवाल देखिए। आई होप सब लोग को थ्योरी क्लियर होगी लिमिट ऑफ सम की। लिमिट ऑफ सम सब लोगों को थ्योरी क्लियर होगी लिमिट ऑफ सम की। तो एक सवाल लेके चेक करता हूँ। सब लोगों को मालूम है कि भाई लिमिट ऑफ सम में बेसिकली आपके सामने लिखा रहता है लिमिट h अप्रोचेस 0 n अप्रोचेस इंफिनिटी। ठीक है, तो अगर अपन देखें तो आपके पास एक्सप्रेशन आएगा लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी 1/n सिग्मा ऑफ फंक्शन ऑफ r/n। और r का वेरिएशन जो भी होगा अगर 1 से n है r का वेरिएशन, तो ये इंटीग्रल ये वैल्यू किसमें कन्वर्ट हो जाती है? इंटीग्रल 0 to 1 f of x dx। इज दैट राइट? इसमें कन्वर्ट हो जाती है ये चीज, कोई दिक्कत? 1/n जाता है dx में, r/n की जगह अपन x रखते हैं और जो r का वेरिएशन होता है 1 से n, r/n की जगह x रखा है, ये लिमिट भी x की है, तो जो r/n का वेरिएशन जाएगा वही इसकी लिमिट चाहिए आपके पास। ठीक है, चलिए तो दो चार छोटे छोटे सवाल आपको इसमें करके दिखा देता हूं। पहला सवाल देखें। फर्स्ट, लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी n plus 1 upon n square plus 1 square plus n plus 2 upon n square plus 2 square plus n plus 3 upon n square plus 3 square। अब फिर लास्ट में क्या लिखा हुआ है? कुछ भी ऐसे लिख देते हैं लास्ट में 3/5 ऐसे लिख दिया। ठीक है, चलिए आंसर दे फटाफट इसका। चलिए बच्चों देखो, तो ये आपके पास बेटा लिखा हुआ है कैसे करते हैं लिमिट ऑफ सम का सवाल। लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी, सबसे पहले तो एक जनरल टर्म लिख दें अपन, सिग्मा n प्लस 1 2 3 4 n प्लस r अपॉन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब r का वेरिएशन देखो, अपने आप से पूछो r की वैल्यू 1 रखेंगे तो पहला टर्म आएगा, लास्ट टर्म 3/5 है तो r की वैल्यू क्या रखेंगे? 2n। ये आएगा टर्म आपके पास। अब इसको आपको शेप देना है 1/n फंक्शन ऑफ r/n। तो यहाँ से n बाहर निकाला, यहाँ से n स्क्वायर बाहर निकाला, तो ये चीज क्या होगी? लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी 1/n सिग्मा r वेरिएशन ऑफ 1 to 2n 1 प्लस r/n अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर बाय n स्क्वायर। ये हो गया बेटा। अब इसको इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दो, तो इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा? इंटीग्रल r का वेरिएशन 1 से 2n है, तो r/n का वेरिएशन एज एन अप्रोचेस इंफिनिटी 0 से 2। वर्ड ऑफ कॉशन ध्यान रखें बेटा, r/n का वेरिएशन आ गया 0 से 2, तो 0 से 2 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब इसका इंटीग्रल कर दो बेटा, इसका इंटीग्रल आ जाएगा tan इनवर्स x और इसका इंटीग्रल आ जाएगा हाफ ln 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये tan इनवर्स x अपर लिमिट रखा, ये आ गया tan इनवर्स 2 लोअर लिमिट में 0 प्लस हाफ ln 1 प्लस x स्क्वायर, तो हाफ ln 5। दैट इज द आंसर। तो लिमिट ऑफ सम में वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे। ठीक है क्या? एक सवाल मैंने समेशन में लिया है, एक प्रोडक्ट में देखें, ऐसे लिमिट ऑफ सम में बस इस प्रोफाइल पे आपको पहुंचना होता है और उस प्रोफाइल पे पहुंचने के बाद सीधे सीधे आंसर देना होगा। 1/n जाता है dx में, r/n का वेरिएशन देखें कि लिमिट 0 से 1 है या 0 से 2 है, और r/n कन्वर्ट होता है किसमें? x में।
चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। लिमिट n approaches infinity, tan inverse 1 by n into sigma r varies from 1 to n 1 upon 1 plus tan of r by n। तो बच्चों यहाँ पे आपको r by n का फंक्शन तो दिख रहा है बट 1 by n नहीं दिख रहा है, क्योंकि 1 by n dx में जाएगा तो जबरदस्ती आपको यहाँ पे 1 by n ये जो फैक्टर है 1 by n लिखना पड़ेगा और n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो जो n से मल्टीप्लाई किया उसको बाहर लिख दें। अब एज n अप्रोचेस इंफिनिटी इतने हिस्से की लिमिट क्या हो जाएगी 1, ये 1 बढ़ी चुकी है, tan इनवर्स x by x लिमिट x अप्रोचेस 0 is 1। रेस्ट चीजें आपको क्लियर है। ये इंटीग्रल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रल 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस tan x। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेट इंटीग्रल है dx अपॉन 1 प्लस tan x। साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें इसको, तो साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये लिखा हुआ है cos x अपॉन sin x प्लस cos x 0 to 1 dx। तो इनडेफिनेट में आपको सिखाया गया था a sin x plus b cos x plus c upon a sin x plus b cos x plus c। न्यूमरेटर कैन बी रिटन एज a times डिनोमिनेटर plus b times its डेरिवेटिव। तो ऊपर cos x को आप लिखोगे बेटा sin x plus cos x, और थोड़ा सा ध्यान देखिए इसका डेरिवेटिव cos x minus sin x, लिखना cos x है तो बीच में प्लस डिवाइडेड बाय 2 अपॉन sin x plus cos x इंटीग्रल 0 to 1 dx। S means sin x, C means cos x। और मेरे ख्याल से आप रेस्ट चीजें सबको क्लियर दिख रही होंगी। ये तो dx हो जाएगा और ये इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा है तो ln ऑफ sin x plus cos x। आंसर निकाल लेना। ये तो कुछ आसान सवाल जहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट समेशन बना हुआ होता है आपके सामने, बट जहां पे प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो जाता है, जैसा कि लास्ट ईयर भी जेई एडवांस में पूछा गया, इस पे लिमिट ऑफ सम पे सवाल लेके दिखाता हूं आपको। जहां पे एक स्टेप बस प्रोडक्ट में लिखते हैं, हमें प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करना पड़ता है। p इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी n प्लस 1 into n plus 2 into n plus 3 into n plus n whole raised to the power 1 by n divided by। तो ये सवाल बड़ा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है और हर जगह इलस्ट्रेशन लिया जाता है, और यही सवाल एज इट इज आईटी में पूछ लिया। सो आई विल गिव यू 2 मिनट्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बेटा 2 मिनट अटेम्प्ट करो सवाल। चलिए बच्चों देखें सवाल। तो एक्चुअली ये पावर 1 by n, दिस विल गिव यू एन हिंट कि ये
लिमिट ऑफ अ सम का सवाल आ गया। अब इस n को ऊपर ले जाओ, क्या बना के, n की पावर n1 के अंदर जाएगा ये। तो इस n को काटता हूं, ये n अंदर बन गया n की पावर n, और हर ब्रैकेट के नीचे आप लिख दो क्या, ऐसे लिख सकते हैं। पहले इसको तमीज से अपन सॉल्व करेंगे। ये लिखा गया है लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी, ब्रैकेट ओपन, दिस इज 1 प्लस 1 बाय n into 1 plus 2 by n into 1 plus 3 by n into 1 plus n by n whole power 1 by n। ये स्टैंडर्ड अपीयरेंस से बेटा प्रोडक्ट वाले सवालों की। अब आपको जो स्टैंडर्ड प्रोफाइल कराई गई है सिग्मा वाली, तो इस प्रोडक्ट को सब में कन्वर्ट कर ले बाय टेकिंग ln और बोथ दी साइड। तो ln p will be equal to limit n approaches infinity, ये पावर इधर आएगी 1 by n, ठीक है क्या, और इसका लॉग ln a plus ln b plus ln c, दैट इज समेशन ऑफ ln ऑफ 1 plus r by n, और r का वेरिएशन कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से लेके n तक जा रहा है। इज दैट फाइन? अब ये वो प्रोफाइल आई जो कि हम लिमिट ऑफ सम में स्टैंडर्ड पढ़ते हैं। 1 बाय n dx में जाएगा, r बाय n से जाएगा, तो ये आ जाएगा इसमें इंटीग्रल 0 to 1 ln ऑफ 1 plus x dx, ठीक है क्या, ln ऑफ 1 plus x। चाहो तो 1 plus x को t बोल दो, तो 1 plus x को t बोलोगे तो लिमिट आ जाएगी 1 से 2 ln t dt, और इंटीग्रल ln x सबको मालूम होता है क्या, x ln x माइनस x, तो ये हो जाएगा कितना, t ln t माइनस t, और ये 1 से 2 रखोगे तो ये आएगा 2 ln 2, दैट इज ln 4 माइनस 2, माइनस 1 रखोगे तो ये आ जाएगा 0 माइनस 1, ठीक है क्या, दैट इज ln 4 माइनस 1, ln 4 माइनस 1, दैट इज ln 4 माइनस ln e ln 4 by e। तो ln p का आंसर क्या आया, ln p का आंसर आया ln ऑफ 4 by e, तो p का आंसर कितना आ गया 4 by। इसका ब्रैकेटेड जेई ने पूछा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जेई ने पूछ लिया जो कि 1 आया। अब अगर आप लोगों ने किए सवाल जेई के एडवांस के तो उसमें मिलेगा सवाल, और बहुत आसान सवाल जेई पूछता है, पर बच्चों को कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होते। तो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत कंफर्टेबली सवाल आप कर सकते हैं। तो लिमिट ऑफ सम में आपके पास जितने सवाल आपने किए घर पे आप सारे सवालों को करके देखो, बट दैट इज द थ्योरी बिहाइंड लिमिट ऑफ अ सम। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारा, दैट इज estimation of definite integral। ये जो आर्टिकल है, दिस इज अ वेरी टफ आर्टिकल, एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, भाई एक्चुअली एस्टिमेशन है क्या, कुछ ऐसे सवाल देखे गए डेफिनेट इंटीग्रल में जो कि प्रॉपर्टीज की मदद से भी सॉल्व नहीं हो रहे, ठीक है क्या, तो उनको रफ एस्टिमेट किया जाता है। दो तरह के एस्टिमेशन होते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक और एक मैक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक एस्टिमेशन तो हम कर नहीं रहे, बहुत फाइन एस्टिमेशन। हम मैक्रोस्कोपिक एस्टिमेशन करेंगे, जिस केस में हम डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे तो हम बता देंगे कि आई की वैल्यू 4 से छोटी है और 2 से बड़ी है, ठीक है क्या। उसके लिए हम जो कंसेप्ट यूज करते हैं, हमें ये निकालना है टू फाइंड इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है क्या, और हम इसकी वैल्यू निकाल नहीं पा रहे हैं, तो उस केस में हम इसको एस्टिमेट करेंगे। अब यहाँ पे एफ एक्स कैसा है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, या नॉन मोनोटोनिक है, सब कुछ इस पर डिपेंड करता था। आई होप कि थ्योरी आप लोगों को क्लियर होगी कि भाई अगर एक फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है ए से बी के बीच में, बढ़ता हुआ ग्राफ है ए से बी के बीच में, ये बढ़ता हुआ ग्राफ ए से बी के बीच में, ये आपको निकालना है। तो एक अपर रेक्टेंगल बनाया जाता है और एक लोअर रेक्टेंगल बनाया जाता है। तो जो आई की वैल्यू है, आई विल बी लेस देन
इस अपर रेक्टेंगल का एरिया, दिस इज विड्थ b माइनस a इंटू दिस हाइट, दिस हाइट इज b में वैल्यू कितनी है ये f ऑफ b, तो b माइनस a इंटू एफ बी, एंड दिस विल बी ग्रेटर देन b माइनस a इंटू f ऑफ a। यहाँ पे आपके पास वैल्यू कितनी है f ऑफ। तो ये सब थ्योरी आप लोगों को क्लियर होगी, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। मैं सवाल के माध्यम से कोशिश करूंगा आपको क्लियर करने की। देखिए बच्चों, पहला सवाल, ये भी मेंस का ही सवाल है जो मैं ले रहा हूं। लेट j इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 cos x upon root x and k is equal to integral 0 to 1 sin x upon root x। ठीक है क्या? तो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट j is less than 2 and k is less than 2/3। ऐसे 4 ऑप्शन पेपर में होंगे आपके पास। अब बेटा j में 2 का फैक्टर आ रहा है, लेस और ग्रेटर की चिंता मत करो, ठीक है क्या? तो सबसे पहले सोचे कि इसी फैक्टर में से मैं क्या हटा दूं। इंटीग्रल वॉट dx will give you 2, लेस और ग्रेटर की चिंता मत करो, लेस और ग्रेटर तो मैं ले आऊंगा। यहां से यहीं से टर्म हटाना है आपको कि किस इंटीग्रल का आंसर 2 आएगा, 1/√x का। बस अब लिखना ही है सिर्फ, तो अब लिख लेते हैं इन 0 to 1, ये 0 से 1 भी बात कर रहे हैं, तो इन 0 to 1 cos x इज लेस देन, cos x तो वैसी 1 से छोटा होता है, ठीक है क्या? तो cos x/√x, cos x/√x will be less than 1/√x, एंड देयरफॉर एक इनइक्वालिटी को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर ये ग्राफ इस ग्राफ के नीचे है तो इसका एरिया इसके एरिया से कम होगा, एंड देयरफॉर इंटीग्रल 0 to 1 cos x upon √x dx will be less than इंटीग्रल 0 to 1 dx upon √x। and what is dx upon √x? integral 0 to 1, this value is 2, so this is less than 2. Clearly j is less than 2, clearly j is less than 2। अब इसी तरह से बेटा अपन ये सोचे कि 2/3 कैसे आएगा। यहां से मैं क्या कर दूं, अगर sin x की जगह मैं x डाल दूं तो x upon √x मतलब √x, और √x का इंटीग्रल x की बार 1/2, x की बार 3/2 upon 3/2, तो वो 2/3 दिखेगा आपको। तो अब सबको मालूम है 0 से π/2 में sin x x से छोटा होता है, ये तो उसका सबसेट ही है। तो अगेन इन 0 to 1, again in 0 to 1 sin x will be less than x, and therefore sin x/√x, sin x/√x will be less than x upon √x, that is written less than √x। and now integrate करेंगे, and therefore k will be less than integral 0 to 1 which is less than 2/। तो ये मैंने जेई मेंस का ही सवाल आपको सबसे पहले कराया है एस्टिमेशन पे कि किस तरह के सवाल जेई मेंस में आ जाते हैं। क्लास में बहुत सारी बातें बेटा बताई जाती हैं, एस्टिमेशन में बहुत सारे सवाल लेके बताए जाते हैं, बट अभी वी आर जस्ट रिवाइजिंग ऑल दी कॉन्सेप्ट्स, ठीक है क्या? बट एस्टिमेशन नॉर्मली बच्चों को फील नहीं आती, इतना आसान नहीं है ये आर्टिकल, बहुत मतलब अजीब सा आर्टिकल है एस्टिमेशन। जैसे बेटा कई बार क्या होता है कि हमें ग्राफ बना के देखना पड़ता है क्या है क्या नहीं है। अगर मैं आपको दूं let I is equal to 1 to e square
1 to e square 1 to e square ln x upon root x dx. Then prove that first part I will be less than 2 times e minus 1 by t. Second part I less than e minus 1 into 2 plus 1 by root e. और भी ऑप्शन बन सकते हैं इसमें, अभी तो मैं प्रूफ दैट आपको दे रहा हूं बेटा इसमें, ठीक है। तो अब ये इंटीग्रल वैसे तो इवैल्यूएट भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये इंटीग्रल इवैल्यूएट नहीं हो सकता है। हम x की जगह t स्क्वायर रख के जाएंगे तो इसकी वैल्यू भी आ जाती है 4। अब अगर इसकी वैल्यू भी 4 आ गई तो ऑप्शन वेरीफाई कर सकते हैं। बट अगर आपको ये एग्जैक्ट ऑप्शन लाने हैं तो जस्ट सी दी ग्राफ ऑफ ln x अपॉन रूट एक्स इन 1 to e स्क्वायर, ठीक है। अगर बड़ी देर में मैं इसको fx कह दूं, fx इज इक्वल टू ln x अपॉन रूट एक्स, तो बेटा इसका डैश कितना है, इसका डैश है दिस इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, दैट इज रूट एक्स इनटू 1 by x, दैट इज 1 by रूट एक्स माइनस ln x इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, दैट इज 1 by 2 रूट एक्स अपॉन x। तो इसका f डैश x आ जाएगा कितना मेरे पास 2 माइनस ln x अपॉन 2x रूट x, ये आ जाएगा। तो बेटा इसका डैश वैनिश हो ही रहा है कि e स्क्वायर पे, यहाँ पे आके डैश वैनिश होगा और 1 से e स्क्वायर के बीच में ये लगातार बढ़ता हुआ ग्राफ जाएगा क्योंकि डैश पॉजिटिव है, ठीक। तो अगर अपन इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ 1 से e स्क्वायर पे, 1 पे वैल्यू ln 1 0, ठीक है। वैसे अगर डोमेन देखें तो डोमेन तो x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। 0 प्लस पे वैल्यू मान जाएगी नेगेटिव इंफिनिटी, तो ये यहाँ से जाएगा, ये 1 पे वैल्यू 0 है और e स्क्वायर पे वैल्यू कितनी, e स्क्वायर पे ये e और ऊपर 2ln e, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 2 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। ये e स्क्वायर और ये 1 और e स्क्वायर में वैल्यू कितनी है इसकी, e स्क्वायर में वैल्यू कितनी है इसकी 2 by e। और उसके बाद ये घटना चालू होगा और x अप्रोचेस इंफिनिटी पे आप देखेंगे तो ये पूरा ग्राफ नहीं होगा इसका, ऐसा ग्राफ रहेगा। डिस्पाइट मुझे मतलब सिर्फ यहाँ से यहाँ तक 1 से मुझे मतलब सिर्फ ये वाला हिस्सा है 1 से e, ऐसा कुछ ग्राफ दिखेगा इसका, ठीक है क्या। अब देखिए बेटा पहला ऑप्शन तो कितना आसान है, अपर रेक्टेंगल, ये वाला जो एरिया है ये ऊपर वाले रेक्टेंगल के एरिया से कम होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन I will be clearly less than e square minus 1, that is width into height कितनी बेटा 2 by e। ये e को अंदर ले जाओ, e अंदर जाएगा तो I will be less than 2 times 1 by e अंदर जाएगा तो e minus 1 by e। ये पहला ऑप्शन आ गया क्या, कितना सिंपल सवाल है, बट ये नहीं होता बच्चों से। अब लफड़े क्या है कि ये वाला ऑप्शन कहां से आ गया, ये e माइनस 1 इंटू 2 प्लस दिस थिंग, तो ये विड्थ इंटू हाइट, e माइनस 1 देख के बेटा फील आती है कि ये तो 1 है, बीच में x इक्वल टू e वाली लाइन हमें खींचनी पड़ेगी, तो एक ये लाइन आपने खींची बीच में x इक्वल टू e वाली, ये लाइन x इक्वल टू e पे वैल्यू जरा मुझे बता दो कितनी है, e पे वैल्यू कितनी है 1 बाय रूट e, ये e पे वैल्यू है बेटा 1 बाय रूट e, ठीक है। चलिए अब ये जो इंटीग्रल था बेटा i को 1 से e स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 से e fx dx प्लस e टू e स्क्वायर fx dx, ऐसे लिख सकता हूं क्या बेटा। 1 से e स्क्वायर को तोड़ लिया आपने, 1 से e और e से e स्क्वायर तोड़ लिया इसको,
अब ये जो इंटीग्रल है 1 से e, ये वाला छोटा, ये इस वाले रेक्टेंगल से छोटा होगा, तो क्लियरली i in turn will be less than, ये वाला इंटीग्रल किससे छोटा होगा, इस रेक्टेंगल के एरिया से। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है, विड्थ कितनी है, e minus 1 इंटू हाइट कितनी है बेटा, हाइट कितनी है 1/√e प्लस ये किससे छोटा होगा, e to e स्क्वायर, ये अपर रेक्टेंगल का एरिया बोलना बेटा e स्क्वायर माइनस e विड्थ इंटू हाइट बोलना कितनी है, हाइट कितनी है 2/e, तो ये e इंटू e माइनस 1, तो कॉमन क्या आ गया बेटा, e माइनस 1 कॉमन आ गया, और यहां से बचा 1/√e, e कैंसिल हो गया, प्लस 2, चेक करना ये लिखा है क्या, ये लिखा है, ये सही हो गया। और ऐसा नहीं कि ऐसे सवाल जेई में पूछे नहीं गए, बिल्कुल पूछे गए जेई में ऐसे सवाल, बट अभी मेरे पास भी रेस्ट्रिक्शन है कि मैं बहुत ज्यादा सवाल नहीं ले सकता ड्यूरिंग दिस क्रैश कोर्स, बट आपको एक फील दिला सकता हूं कि बेटा एस्टिमेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्लास में मैंने इस पर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स लेके दिखाए थे आप लोगों को। And the last article is reduction formula. So idea behind reduction is बड़ी पावर को छोटी पावर में तोड़ना। आई होप सब लोगों को sin x का रिडक्शन, cos x का रिडक्शन, tan x का रिडक्शन, cot x का रिडक्शन ये सब क्लियर होगा, ठीक है क्या? तो रिडक्शन फॉर्मूला तो सवालों के माध्यम से आप लोगों को मैं क्लियर करके दिखाऊंगा ये चीज कि एक बड़ी पावर को एक छोटी पावर में जब तोड़ते हैं अपन, ठीक है क्या, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। स्प्लिटिंग देखिए सवाल देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम, आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 plus x square whole raised to the power n dx. Then find the value of 13i6 minus 12i5. 13i6 minus 12i5. अब गौर से देखो बेटा, इसमें i6 और i5, मतलब i6 टूट के किस में आ रहा है, i5 में, तो बड़ी पावर को लेके चलते हैं और वो रिड्यूस होती है किसमें, छोटी पावर में। तो अपन i6 को लेके चले, i6 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 plus x square होल पावर 6 dx, ठीक है। अब बेटा नॉर्मली इसमें बाई पार्ट्स प्लेस अ वेरी वाइटल रोल, एक ही दफे बाई पार्ट्स लगाना पड़ता है। अब i5 का मतलब है यहाँ पे पावर 5, तो अपन क्या करेंगे, 1 इसको फर्स्ट फंक्शन और 1 को सेकंड फंक्शन मान के क्या लगाएंगे, बाई पार्ट्स। जैसे ही आप बाई पार्ट्स लगाओगे देखो क्या होता है, i6 इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 6 times 1 plus x square, ये मिली पावर 5 आपको, इंटू 2x, तो 2x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। अब इसके बाद बाई पार्ट्स नहीं लगाना है, अब इसके बाद दोबारा या तो i6 जनरेट होगा या फिर i5। अब ये इंटीग्रेंड था बेटा x स्क्वायर प्लस 1, ये लिमिट आ गई 0 to 1, चेक कर लो, ठीक है। अब ये जो x स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें ये चीज क्रिएट कर लो, तो एक जोड़ दे और एक घटा दे, तो यहाँ पे जो x स्क्वायर लिखा हुआ है बेटा, इस x स्क्वायर की जगह लिख लो 1 plus x स्क्वायर माइनस 1, ऐसे लिख लें, ठीक है।
तो ये I6 क्या हो गया, इसमें अपर लिमिट 1 रखेंगे, 1 + 1 2 की पावर 6 दैट इज 64 और 0 पे 0 है, -12 टाइम्स। अब ये देखो बेटा 12 टाइम्स क्या बना, 1 + x² होल पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 + x², 0 से 1, ये I6 बन जाएगा क्या, I6 माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये क्या बन जाएगा, I मिला ये। अब देखो ये 12I6 और ये I6 इधर है, ये मिलके क्या हो गया 13I6, 13I6 प्लस 12I5 उधर गया तो -12I5, इसकी वैल्यू क्या आ गई 60। तो एक बड़ी पावर को एक छोटी पावर में तोड़ना, एक बड़ी पावर को एक छोटी पावर में तोड़ना, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो बेटा JEE 2006 में एक सवाल पूछा गया था, लिख लें किसी को कोई भी परेशानी हो। हटाए, चलिए एक और सवाल देखें। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। लेट IN is equal to integral 0 to pi by 2 integral 0 to pi by 2 x sin x की पावर n dx, then find the value of 100 I10, then find the value of 100 I10 minus 1 upon I8, 100 I10 minus 1 upon I8, ठीक है क्या? अब बेटा गौर से देखो, इसमें डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है। तो अब अगर अपन बड़ी और हमेशा बड़ी पावर को लेके चलना है, I10 क्या है मेरे पास, I10 है 0 to pi by 2 x sin x की पावर 10, उसको लिख लो आप x sin x की पावर 9 इंटू sin x, ठीक है क्या, ऐसे लिख सकते हैं। और अब इसको फर्स्ट फंक्शन मानना और इसको सेकंड फंक्शन, क्योंकि आपको मालूम है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 9 पावर 8 में रिड्यूस होगी और मेरे को क्या मिलेगा, I8 मिलेगा। लगा के देखते हैं बेटा, इसमें बाई पार्ट्स लगाते हैं क्या होता है। तो I10 विल बी इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड,
0 to pi by 2 minus integral of derivative of first. The derivative of first would mean sin x की power 9 into this plus x into 9 sin x की power 8 into cos x. Derivative of first into integral of second. cos x अपर लिमिट रखेंगे पाई बाई 2, उसमें भी 0 और 0 में भी 0, तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, ये फैक्टर आ जाएगा। लिख लो बच्चों। इंपॉर्टेंट इसमें ये भी स्टेप था कि किस फंक्शन में बाई पार्ट्स आप लगा रहे हो, किसको फर्स्ट मान लो और किसको सेकंड मान लो। ठीक है, अब ये पार्ट तो 0 हो गया। अब आपके पास I10 जो बचा दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2। गौर से देखें बेटा, sin x की पावर 9 इंटू cos x, ये तो इंटीग्रेबल है फंक्शन, इसको अलग किया आपने। sin x की जगह s लिख रहा हूं बेटा, sin x की पावर 9 इंटू cos x dx प्लस 9 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 sin x की पावर 8 इंटू x cos square x। अब कॉशन, वर्ड ऑफ कॉशन, cos square x जो मिला आपको यहाँ पे, उसकी जगह क्या लिख रहा हूं मैं, 1 माइनस, and this is a critical step, this is a critical step। बाकी अब चीजें क्लियर है बेटा। I10 will be equal to इसका इंटीग्रल sin x t cos x dx dt, t की पावर 10 अपॉन 10 दैट इज 1 by 10 प्लस, अब गौर से देखो बेटा, x sin x की पावर 8 क्या मिला, I8 मिला, this into this is 9 times I8 minus 9 times this into this is I, तो 9 I10 प्लस I10 मिलके क्या हो गया ये बेटा, 10 टाइम्स I10 इज इक्वल टू 1 by 10 प्लस 9। अब उसने किस फॉर्म में आपसे पूछा है वो आप देख लो, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, सो दिस इज 100 I10, 100 I10 is equal to 1 plus 10 into 9, 90 I8, that is 100 I10 minus 1 upon I8, जिसकी वैल्यू पूछी गई है, ये क्या आ गया, is that clear? लिख लें। JEE 2006 में 6 नंबर का सवाल बिल्कुल ऐसा ही आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूं। लेट अस सी कि आप लोग सही कर पाते हैं नहीं कर पाते। और उस समय बहुत बड़ी बात होती थी बेटा, क्योंकि रिडक्शन फील नहीं आती थी बच्चों को। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5050 इंटीग्रल 0 to 1 माइनस x की पावर 50 होल पावर 100 dx अपॉन 1 माइनस x की पावर 50 होल पावर 101 dx। तो मैं 5 मिनट वेट करूंगा। इंटीग्रल 0 to 1 ऑफ कोर्स, इंटीग्रल 0 to 1 माइनस x की पावर 50
पावर 101। अब बस सिर्फ आपको एक हिंट दे रहा हूँ, ऊपर पावर क्या है और नीचे पावर क्या है, तो इसको आप i101 लोगे और i101 किस में रिड्यूस होगा, i100। तो स्टार्ट कहाँ से करोगे, स्टार्ट का प्रॉब्लम में i101 विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 माइनस x की पावर 50 होल पावर 101 dx। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 5050 i100 अपॉन i101, ये आपको निकालना है। ये निकालना है, हमेशा बड़ी पावर को लेके चलते हैं और वो रिड्यूस होता है किसमें, छोटी पावर में। तो जस्ट अटेम्प्ट फॉर 5 मिनट्स। हाँ बच्चों, क्या आंसर है? नहीं, आंसर इज नॉट करेक्ट। जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो लोग भी अटेम्प्ट करें अच्छे से। जेई 2006 6 मार्क्स प्रॉब्लम सेम सिमिलर टू अभी जो मैंने आपको 13i6 माइनस 12i5 वाला सवाल कराया था, एकदम उसी की कॉपी है। तो वंस अगेन इसको फर्स्ट फंक्शन माना और इसको सेकंड फंक्शन, और जैसे आप बाय पार्ट्स लगाएंगे बेटा, i101 इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड that is x minus integral of derivative of first 101 बाहर आया 1 minus x की पावर 50 मिला पावर 100 into minus 50 x की पावर 49, तो 50 बाहर निकाल लो और माइनस x की पावर 49 into इंटीग्रल ऑफ सेकेंड x हो जाएगा। चेक करना सही लिखा है क्या? अब आपको इंटीग्रेंट बनाना है ये 1 माइनस एक्स की पावर 50, तो इसमें क्या जोड़ दिया और क्या घटा दिया बेटा, इसमें एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, बस अब चीजें क्लियर, रेस्ट इज क्लियर टू। ये कितना बन गया बेटा, ये कितना बन गया, i101 विल बी इक्वल टू 1 पे 0 और 0 पे 0, ये फैक्टर तो 0, ये हो गया माइनस 5050, this into this will give you i101 minus this into this will give you i, तो 5050 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5051 i101 will be equal to 5050 i100, और आपको निकालना क्या है, 5050 i100 अपॉन i101, so that comes out to be। तो जो आखिरी के 3 आर्टिकल हैं, एस्टिमेशन, लिमिट ऑफ अ सम एंड रिडक्शन, ऑल 3 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप बच्चों आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा, बट बहुत ज़्यादा इलस्ट्रेशंस मैं लेता हूँ इन आर्टिकल्स में जो अभी नहीं ले पाया हूँ मैं, बट आप लोग के पास जो भी बुक है, जिसके पास मेरी बुक है जो मैंने लिखी हुई है समीर बंसल की कैलकुलस की, अल्टीमेट किताब है, आप ज़रूर वो किताब देखें, आपको फ़ायदा होगा। उसका सोल्यूशन भी आता है, प्रॉब्लम बुक भी आती है, किसी भी बुक सेलर की दुकान पर आपको मिल जाएगी मेरी बुक, उसमें मैंने बहुत शानदार सवाल डाल रखे हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग सब लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और सभी लोग अपने मम्मी पापा का कहना मान रहे होंगे, स्वस्थ होंगे घर पे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर अब मेरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे आएगा, जिसके अंदर मैं टैंजेंट नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमा मिनिमा कवर करूँगा। ठीक है क्या?
और इन द मीनवाइल जो क्रैश कोर्स के स्टूडेंट्स हैं इनको डीपीपीज भी हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, मिलेंगे उनको डीपीपीज, तो वो भी आप कर लें। प्लस लास्ट 41 ईयर्स की बुकलेट जरूर करें और जेई मेंस के पेपर भी सॉल्व करते रहें, जो लास्ट 20 ईयर्स के पेपर्स हैं, आपको फायदा होगा कहीं ना कहीं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।